नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में हालिया संपन्न उपचुनाव के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण में बेहद गहरा असर छोड़ दिया है। बिहार के जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण है उसके मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार तो है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में है, उप मुख्यमंत्री के रूप में राजद के तेजस्वी यादव हैं, जो राजद अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र भी हैं। तो बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है और भाजपा महागठबंधन के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और लोजपा, रामविलास, चिराग पासवान तीनों उपचुनावों में भाजपा का साथ दिए, लेकिन आधिकारिक तौर पर फिलहाल भाजपा के साथ है नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुखिया है, लेकिन 3 उपचुनाव में से 2 उपचुनाव महागठबंधन हार जाती है। और पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि 1-2 चुनाव हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अगर जीतन राम मांझी के अल्प कार्यकाल को हटा दिया जाए तो 2005 से 2022 तक लगातार सीएम है नीतीश कुमार। लंबे समय तक भाजपा के सुशील कुमार मोदी उनके डिप्टी सीएम रहे। बीच में करीब 1.5 वर्ष तेजस्वी यादव पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं। इस बार भी लगभग 4 महीने से वे डिप्टी सीएम बने हुए हैं, लेकिन बिहार में मोनोपोली एक बारगी सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की चलती रही है। बिहार ने जो विकास किया है उसका क्रेडिट जदयू तथा नीतीश कुमार को जाता है, भाजपा को नहीं जाता है, अथवा राजद को भी नहीं जाता है। जो 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद राजद कांग्रेस के साथ सीएम नीतीश कुमार ने सरकार का गठन किया था, उस दौरान भी विकास के कार्य तो हुए ही होंगे, लेकिन क्रेडिट अकेले सीएम नीतीश कुमार खुद लेना चाहते हैं और लेते रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है इसको बारीकी से समझना होगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास गाथाएं रची, जो बड़े बड़े विकास योजनाओं को उन्होंने संपन्न करवाया, उसका नतीजा यह है कि 2020 में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती है। जो उन्होंने विकास के काम किए, 2014 में पहली बार जदयू अकेले चुनाव के मैदान में उतरने के लिए हिम्मत जुटाई, उतरी। नतीजा 40 लोकसभा सीट में मात्र 2 सीट पूर्णिया तथा नालंदा उन्हें प्राप्त हुआ। वो भी पूर्णिया के तत्कालीन भाजपा सांसद के उपेक्षा से वहां की जनता त्रस्त थी, इसलिए वहां जदयू को सीट मिली, नहीं तो जदयू नालंदा तक ही संसदीय चुनाव 2014 में सिमट कर रह जाती। इससे बाद 2015 में राजद तथा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर मैदान में उतरे। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजायाफ्ता है, जिनकी चुनाव लड़ने की योग्यता कानून समाप्त की जा चुकी है, उस पार्टी के विधायक जदयू के विधायक से ज़्यादा चुनकर आते हैं। और राजद पर जदयू के प्रवक्ताओं ने उस समय यह बयान दिया था और लगातार देते रहे कि सीएम नीतीश कुमार को देखकर ये वोट मिले हैं। और उसके बाद 2020 के चुनाव में आप आइए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आप हालत देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी 43 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है। वही 75 विधायक राजद तथा 74 विधायक भाजपा के आते हैं, 19 विधायक कांग्रेस के भी हैं, कुछ वाम दल के हैं, 4 विधायक मांझी, जीतन राम मांझी की पार्टी के जीते थे, 4 विधायक वीआईपी के मुकेश सहनी के जीते थे, जो भाजपा के थे और भाजपा में चले भी गए। तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बिहार में 5 सीटें ले आती है। यह बेहद आश्चर्यजनक तथ्य है कि अगर सीएम नीतीश कुमार 17 वर्षों तक निरंतर निर्बाध विकास करते रहे, उनकी नीतियों से बिहार की जनता बेहद खुश रही है, बहुत उनकी नीतियों को पसंद करती रही है, तो क्या दिल्ली एमसीडी इलेक्शन, जहां बिहारी बहुतायत मात्रा में मतदाता है, दिल्ली महानगर पालिका के कई निगम पार्षद के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बिहारी मूल के वोटर विनिंग फैक्टर माने जाते हैं, लेकिन वहां भी सीएम नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स का जमानत जब्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात तो छोड़ ही दीजिए, बिहार के बाहर मणिपुर या अरुणाचल में जहां क्षेत्रीय नेताओं के बल पर जदयू विधायक चुनाव में अपने कैंडिडेट को जिताने में कामयाब हो जाता है, वहां पूरी की पूरी पार्टी इकाई वापस भाजपा के साथ संबंध विच्छेद होने के बाद चली जाती है। मतलब हम लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता, उनके काम करने का तरीका, उनकी कार्यशैली और उनकी योजनाएं अगर बेहद अच्छी होती
तो जदयू तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनती। और 17 वर्ष एक लंबा समय होता है, 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद भी अब तो उनके सबसे लंबे समय तक सीएम की कुर्सी में रहने के बावजूद नीतीश कुमार अकेले चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, ना उनकी पार्टी जदयू हिम्मत जुटा पाती है। जबकि 17 वर्ष अगर कोई शख्स किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रह जाए तो उसकी पार्टी वहां अकेले बहुमत लाने योग्य हो जाती है। आप उड़ीसा को देख सकते हैं, अब दिल्ली में देखिए, वहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अकेले अपने दम पे वो भी चमत्कारी बहुमत लाते हैं, मतलब 2/3 से ज़्यादा, कभी मतलब पूरे 90% से अधिक सीटें उनको मिल जाती हैं। लेकिन आखिर 2005 के अक्टूबर में, नवंबर में जब सीएम बने नीतीश कुमार, उसके बाद लगातार वे विकास करते रहे। 2010 में बीजेपी के साथ उन्हें 2/3 बहुमत आया था। तो फिर आखिर ऐसे क्या कारण है कि जदयू अकेले चुनाव मैदान में उतरकर राजद और भाजपा को परास्त क्यों नहीं कर पाती है? क्यों बार बार कभी राजद के साथ कभी भाजपा के साथ उन्हें मैदान में उतरना पड़ता है? लगातार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, बीजेपी एक बार भी टांग नहीं खींच सकी, मंत्रिमंडल के सारे फैसले उनके रहे, इसके बावजूद वे बिहार में सर्वमान्य जन नेता नहीं बन सके। जो 17 वर्षों में नहीं हो सका, हो सकता है 17 साल और मुख्यमंत्री कुर्सी पर सीएम नीतीश कुमार बैठे रहे, तब भी जदयू बिहार में अकेले चुनाव मैदान में उतरने लायक पार्टी नहीं बन पाएगी। बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण है उसको देखते हुए महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर राजद तथा कांग्रेस के अंदर से आवाजें आनी आरंभ हो गई हैं। दरअसल 2020 के चुनाव में राजद तथा कांग्रेस के विधायक सीएम नीतीश कुमार के फेस के खिलाफ चुनाव जीत कर आए हैं और अब उनके लिए क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ती जा रही है कि अब सीएम नीतीश कुमार की एजेंडे पे उन्हें चलना पड़ रहा है। जो जदयू का मैनिफेस्टो है उसका पालन राजद तथा कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने चुनाव में खुद कई घोषणाएं की थी, कई वादाएं किए थे जनता से, जिन्हें पूरा करना उनके लिए चुनौती है। अब एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। सुधाकर सिंह, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र, चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं 2022 के अगस्त में। जब सीएम नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ राजद के साथ आते हैं तो सुधाकर सिंह, जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, उन्हें कृषि मंत्री बनाया जाता है। कृषि विभाग का बजट बहुत बड़ा होता है। जब उस विभाग का मंत्री सुधाकर सिंह को बनाया जाता है, लेकिन जब वे सच को उजागर करते हैं, बिहार सरकार की पोल खोलते हैं, पिछले 15 वर्षों से 17 वर्षों से जो विकास के ढोल पीटे जा रहे थे, उनकी सच्चाई जब वे जनता को बताते हैं मंच पर खड़े होकर, तो उनका इस्तीफा मांग लिया जाता है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा लेने को बाध्य हो जाते हैं। जबकि राजद के चुनाव के घोषणा पत्र में एपीएमसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोडक्शन बोर्ड के पुनर्गठन की बात की गई थी और उसी के लिए उन्होंने विभाग के पत्र जारी किया और कैबिनेट में इस विधेयक को रखने के लिए वे प्लान कर रहे थे, तो अचानक से उनकी कुर्सी की बलि ले ली जाती है, जबकि वे राजद के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसके अनुसार चल रहे थे। तो ये हालात अभी और आगे आने वाले हैं, जिसको लेकर महागठबंधन के अंदर चहलकदमी बढ़ गई है और लोग मगजमारी करने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में महागठबंधन के अंदर नई प्रकार के राजनीतिक स्वरूप का सूत्रपात हो सकता है। मतलब महागठबंधन के मुखिया भले ही मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार रह जाए, लेकिन कम से कम महागठबंधन सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और तीनों पार्टी, मतलब चारों पार्टी, वाम दलों के भी एजेंडे और जो मैनिफेस्टो था, सबको मिलाकर संयुक्त रूप से एक कोर कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसके आधार पर यह सरकार अपने 2025 तक के कार्यकाल को सुचारू रूप से पालन कर सके और महागठबंधन में शामिल सभी दल जिन्होंने जनता के साथ जो वायदे किए थे उसे निभाने में सफल हो सके। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।